हेलो बच्चों। बच्चों आज हम विज्ञान में कक्षा 8 का पाठ 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण करेंगे। पौधे मतलब आप जानते हैं वनस्पति, जंतु जो जीव जंतु होते हैं, संरक्षण मतलब उनकी सुरक्षा, कि हम पौधे और जंतुओं का की सुरक्षा या उनका बचाव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी बुक में पेज नंबर 77 निकालेंगे, पाठ 7 निकालेंगे और फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, अब देखो क्या कहता है ये, कि हमने देखा कि भाई कक्षा 7 में अहमद वो वन में घूमने के लिए गए थे, देखा था ना आपने, वन में बहुत सारे जंतु देखे थे उन्होंने। अब इन्होंने अब की बार कहाँ घूमने का प्लान बनाया बच्चों? भरतपुर अभ्यारण्य में। कहाँ पे प्लान बनाया? भरतपुर अभ्यारण्य में। ठीक है, कुछ ने कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, लोकचौ वन्य जंतु अभ्यारण्य, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, वृहद निकोबार जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र, बाघ आरक्षित क्षेत्र के बारे में सुना था। बाघ संरक्षित क्षेत्र के बारे में सुना था, गए नहीं थे। उन्होंने प्लान बनाया कहाँ जाने का बच्चों? भरतपुर अभ्यारण्य में। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभ्यारण्य, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र, ये 3 ऐसे क्षेत्र बनाए गए हैं जिनका उद्देश्य क्या है बच्चों? पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण ताकि उनको कोई नुकसान ना हो सके। ओके, अब सबसे पहला पॉइंट हमारा था वनोन्मूलन। वनोन्मूलन क्या होता है बेटा? वनों को काटना। वनोन्मूलन आज हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़ा खतरा है। वनों को काटना, वनों को नष्ट करना क्या कहलाता है बेटा? वनोन्मूलन। क्लियर हो गया? इसके बाद जब जैसे ही वन कट जाएंगे तो हमारी पृथ्वी पर क्या हो जाएगी? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, अब वनोन्मूलन जो है, वनों को काटने के हमारे उपयोग भी बहुत सारे, क्योंकि ये हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। लाभदायक तो कम है लेकिन हानिकारक ज़्यादा है। लाभदायक किस लिए? कि हमें फर्नीचर बनाने हो, घर का सामान बनाना हो, हमें खेती के लिए ज़मीन चाहिए, हमें घर बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए ज़मीन चाहिए। ठीक है, फर्नीचर बनाने के लिए हमें चाहिए। तो ये तो सारे इसके हुए उपयोग कि हमें वन क्यों चाहिए। और वनों का सबसे बड़ा खतरा क्या है वन काटने से? कि हमारी पृथ्वी पर सारी जगह कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी बेटा। और जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतनी ही ज़्यादा गर्मी होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐसी है जो सूर्य की ऊष्मा को रोक लेती है पृथ्वी पर। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि वनों को नहीं काटना चाहिए। अब वनों में लगने वाली आग को कहते हैं बेटा दावानल। ठीक है, दावानल जो है किसे कहते हैं? वनों में लगने वाली आग को। भीषण सूखा भी एक वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक में से आता है। ठीक है, आप अपनी सूची में आप अन्य कार्य भी लिख सकते हैं, कारण भी लिख सकते हैं जहाँ पे आपको वनों की लकड़ियों की जरूरत पड़ती है। अब वनोन्मूलन का परिणाम क्या है? उपयोग तो हमने कर लिया, अब परिणाम क्या होगा? कि जैसे ही वनोन्मूलन होगा पृथ्वी पर ताप बढ़ जाएगा, प्रदूषण बढ़ जाएगा, क्योंकि पौधे जो प्रदूषण को भी अवशोषित करते हैं। ठीक है, भूम जल स्तर का निम्नीकरण हो जाएगा, क्योंकि पौधे नहीं रहेंगे तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी, नहीं होगी ना। तो नहीं रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी, उर्वरता में। इसके अतिरिक्त बाढ़, सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना भी बढ़ जाएगी, क्योंकि पेड़ होते हैं, पेड़ की जड़ें मिट्टी को जकड़ के रखती हैं, जिससे कि पानी जाता है, मिट्टी नहीं जाती है। लेकिन बाढ़ आएगी तो सब कुछ बह जाएगा एक साथ। तो याद कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए भी हमें पौधों की और वनों की जरूरत होती है, क्योंकि हम भी जीवित नहीं रह सकते फिर तो, है ना। तो हमारे अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। तो कम वृक्ष का अर्थ है कि कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना, यानी कि उपयोग में कमी आना, जिससे कि वायुमंडल में क्या हो जाएगा बेटा? वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सूरज की विकिरणों को रोक लेगी, है ना, और पृथ्वी पर गर्मी बढ़ जाएगी। मृदा के गुणों में भी परिवर्तन आ जाएगा। अब संतुलन बिगड़ जाएगा जल चक्र का, तो वर्षा दर में कमी आ जाएगी और हमारी भूमि जो है वो बंजर पड़ जाएगी, यानी कि सूखा पड़ जाएगा। अब वनों परिवर्तन आने का, मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का सबसे मुख्य कारण क्या है बेटा? वनोन्मूलन। किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों को पर वृक्षारोपण वनस्पति का प्रभाव पड़ता है ना। अब वृक्ष किस प्रकार मृदा अपरदन को रोकते हैं? भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे कठोर चट्टानें जो हैं वो हमें दिखाई देने लगती हैं। अब धीरे धीरे भूमि जो है वो उर्वर भूमि मरुस्थल में बदल जाती है, इसे हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। ये सब किसके कारण हो रहा है? वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण की क्षमता भी कम हो जाएगी और अंतःस्रवण दर भी कम हो जाएगी, क्योंकि भूमि के अंदर पानी भी नहीं जाएगा फिर, है ना। तो वनोन्मूलन से क्या हो रहा है? वन्य प्राणी जीवन भी प्रभावित होगा, क्योंकि वनों में रहने वाले जीव जंतु कहाँ जाएंगे फिर? अब हमें यही पढ़ना है कि वन और वन्य जीवों का संरक्षण कैसे करें हम, अब कैसे बचाया जा सकता है उन्हें। प्रोफेसर अहमद ने पहले बुझो को बताया कि जैव मंडल आरक्षित संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन
इसलिए किया है ताकि हम बता सके कि कहाँ पे इनको सुरक्षित रखा गया है। इसके लिए उन्होंने पचमढ़ी जैवमंडलीय संरक्षित क्षेत्र को चुना। सबसे पहले उन्होंने कौन सा चुना था? भरतपुर अभ्यारण्य। उसके बाद कहाँ गए वो? जैवमंडल पचमढ़ी। ठीक है, अब हम जानते हैं इस क्षेत्र के पौधे हमारी इस क्षेत्र के जीव जैव विविधता अनूठी है। जैव विविधता क्या होती है बेटा? जीवों में विभिन्नताएं, अलग अलग जीव जंतुओं में या वनों में पेड़ पौधों में अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की, उन्हें कहते हैं जैव विविधता। ठीक है, उन्होंने कर्मचारियों के बारे में भी बताया जो वहाँ पे काम करते थे। जैवमंडल वह पृथ्वी का वह भाग है जहाँ पर सजीव पाए जाते हैं, याद रखना, जहाँ सजीव पाए जाते हैं वह क्या कहलाता है? जैवमंडल, अर्थात जीवन यापन के योग्य है। जो जैव विविधता का अर्थ होता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, विभिन्न जीव अलग अलग, और उनके पारस्परिक संबंध और पर्यावरण से उनका संबंध, ये सब क्या कहलाता है? हमारा क्या कहलाएगा बेटा? जैव विविधता। अब माधव जी ने समझाया कि यहाँ पर वन में बहुत सारी सरकारी एजेंसियां भी हैं, वन्य जंतु के संरक्षण के लिए वो कार्य करती हैं, कई नीतियां बनाती हैं। क्या क्या बनाया गया? 3 क्षेत्र बनाए गए हैं। वन्य जंतु अभ्यारण्य याद रखना है आपको, राष्ट्रीय उद्यान याद रखने हैं आपको, और जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र। ये 3 चीज़ें हम इस पूरे चैप्टर में इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे बेटा, ध्यान से सुनना। ठीक है, कि हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे? वन्य जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र को पढ़ेंगे। अब यहाँ पे बताया गया वनस्पति जात और प्राणी जात क्या होते हैं? वनस्पति जात जहाँ पर केवल पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, जिस जगह पर केवल पेड़ पौधे ही पाए जाते हैं वो क्या कहलाती है? वनस्पति जात। और जहाँ पर केवल जीव जंतु पाए जाते हैं वो कहलाते हैं प्राणी जात। ठीक है, उनके आवासों के संरक्षण हेतु कुछ चिन्ह बनाए गए जिन्हें अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पे ये वनस्पति भी और जीव जंतु भी यानी कि प्राणी जात भी सुरक्षित रहते हैं। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु इन क्षेत्रों में नहीं हो सकते। इन क्षेत्रों में निषेध है कि इन क्षेत्रों में ना तो कोई पेड़ काट सकता है, ना ही कोई जीव जंतु का शिकार कर सकता है। अब अभ्यारण्य, वह क्षेत्र, अभ्यारण्य क्या है? मैंने कहा ना 3 चीज़ों पे फोकस करना। अभ्यारण्य वह क्षेत्र जहाँ जंतु और उनके आवास किसी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। वह क्षेत्र जहाँ पर जंतु और उनका आवास, अभ्यारण्य बोला मैंने, जंतु और उनका आवास, बस। अब राष्ट्रीय उद्यान क्या कहता है? अब राष्ट्रीय उद्यान कहता है वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वे स्वतंत्र घूम सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जू है हमारा, चिड़ियाघर है ना। अब अगला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, वहाँ पर जहाँ पर वनस्पति भी और जीव जंतु भी दोनों ही क्या है? पारंपरिक तरीके से जीवन यापन हेतु वो सारे सुरक्षित हैं। तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना। अभ्यारण्य वह क्षेत्र जहाँ जंतु और उनके आवास, आवास मतलब वन भी आ गया हमारा, और राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पर जंतु उनको सुरक्षित रखा गया है, और जैवमंडल आरक्षित जहाँ पे वन भी और जीव जंतु भी सुरक्षित रहते हैं। अब देखो, आप अपने जिले में, प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के बारे में मानचित्र में भर सकते हैं, जो इस पेज पर है। पेज नंबर आपके 79 पर एक मानचित्र दिया हुआ है, आरक्षित क्षेत्र दिया हुआ है, उसको आपको भरना है। ठीक है, जैवमंडल आरक्षण। अब सबसे पहले हमारा आया जैवमंडल आरक्षण क्या है। प्रोफेसर अहमद माधव जी ने बताया कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया उन्होंने, कहाँ पे? पचमढ़ी में। माधव जी ने समझाया कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं ये तीनों। इसे जैसा कि आप जानते हैं कि जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव किसी क्षेत्र के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां अलग अलग पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं जैव विविधता। किसी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी आ सकते हैं, जैसे पचमढ़ी के अंदर ही आ रहे हैं। और जैसे पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में कौन कौन से आ रहे हैं बेटा? सतपुड़ा नामक उद्यान आ रहा है, राष्ट्रीय उद्यान आ रहा है, बोरी आ रहा है। तो याद रखना, पचमढ़ी जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र में कौन से आ रहे हैं? 2, एक सतपुड़ा आ रहा है और एक बोरी आ रहा है। ठीक है, 2 वन्य जंतु अभ्यारण्य आते हैं इसमें। कौन से में? पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में 2 आते हैं। कौन कौन से? सतपुड़ा और बोरी। क्लियर बच्चों? इसके बाद कहता है, देखो इसके बाद कहता है आपने अनेक जैव विविधता के बारे में सुन लिया, कारक भी सुन लिए उनके। अब आता है पेड़ पौधे और जीव जंतु। अब भ्रमण करते करते वो अलग अलग जगह पहुंचे जहाँ पे उन्होंने कहीं तो लंबे वृक्ष देखे, कहीं छोटे वृक्ष देखे। ठीक है, अब माधव जी ने उन्हें रोका और उन्हें बताया कि जीव जंतुओं को परेशान मत करना, क्योंकि ये आवाज़ से भी परेशान हो जाते हैं। अब इसमें 2 पॉइंट आते हैं बेटा आपका, एक वनस्पति जात और एक प्राणी जात। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे जो होते हैं वो तो उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाएंगे, और जो किसी विशेष क्षेत्र में जीव जंतु पाए जाते हैं वो प्राणी जात कहलाएंगे। जैसे देखो, साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन, ये तो सारे हैं वनस्पति जात। ठीक है, और चिकारा, नीलगाय, वर्किंग हिरन, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया, ये सारे क्या हैं बेटा?
जीव जंतु यानी कि प्राणी जात है ये सारे। याद रखना कहाँ के हैं ये, पचमढ़ी में, जहाँ पे वो घूमने के लिए गए हुए हैं। देखो ये चित्र भी दिखा रखे हैं सबके, है ना। ये एक है, पहला है जंगली कुत्ता, ये है चीतल, ये है भेड़िया, ये है तेंदुआ, ठीक है, ये है फर्न, और ये है जामुन का पेड़। तो ये सारे क्या है, ये तो दोनों क्या हुए बेटा, वनस्पति जात, और ये क्या हुए बेटा, प्राणी जात। क्लियर। इसके बाद कहता है बच्चों कि आप अपने क्षेत्र में देख सकते हैं कि आपके क्षेत्र में विशेष प्रकार से कौन सा पेड़ है, ज़्यादा पाया जाता है, जो जहाँ पे जो प्रसिद्ध है, और कौन सा प्राणी है। सोना में तो हमें पता है कि भाई क्या है, शीशम का पेड़ ज़्यादा पाया जाता है, पीपल के पेड़ भी बहुत सारे हैं, और प्राणी जात में तो बंदर पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, है ना। अब विशेष क्षेत्रीय प्रजाति, अब विशेष क्षेत्रीय प्रजाति क्या होती है बेटा, पौधे एवं जंतु वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, जो प्रसिद्ध होती है वहाँ की, भी यहाँ की ये चीज़ प्रसिद्ध है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं जगह के बारे में, सोना में तो हमारे तो सोना जो है शिवकुंड के नाम से प्रसिद्ध है, तो वो प्रसिद्ध है ना। तो ऐसे ही जीव जंतुओं में होता है बेटा, विशेष जो क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली जो जंतु होते हैं वह स्पीशीज कहलाते हैं, वे विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहलाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप कहोगे कि स्पीसीज क्या होते हैं। अब स्पीसीज बेटा यहाँ पे है इसका आंसर, सजीवों की समष्टि का वह समूह जो एक दूसरे से अंतर जनन करने में सक्षम होते हैं, अर्थात एक जाति के सदस्य केवल अपनी ही जाति के सदस्यों के साथ साथ क्या जनन क्षमता रखते हो, अपनी ही जाति के लोगों के साथ जनन क्षमता रखते हो, किसी और जाति के साथ नहीं। अब माधव जी ने जैसे बताया कि पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम, ये दोनों जो हैं यहाँ के क्या है बेटा, यहाँ के प्रसिद्ध वनस्पति है, वनस्पति जात कहलाएंगे, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है ये, किसकी, पेड़ों की, वनस्पति जात की, ठीक है। अब दिखाकर विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जात का उदाहरण तो दे दिया। अब उन्होंने कहा कि भारतीय विशाल गिलहरी भी है और उड़ने वाली गिलहरी भी है, जो इस क्षेत्र यानी कि पचमढ़ी क्षेत्र की विशेष क्षेत्रीय प्राणी जात है। क्लियर हुआ बच्चों। अब देखो ये विशाल गिलहरी ये है, इसकी पूंछ बहुत भारी होती है। क्लियर। अब ये मैंने बता दिया आपको, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के बारे में बता दिया आपको। ओके, अब आज का टॉपिक हमारा इतना ही है, इतना आप समझिए, इसके बाद हम दूसरी वीडियो में नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से।